अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों के बल लाने के लिए भारत और चीन के राजनयिक आपस में बातचीत कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से दुनिया भर के कई देशों पर जो टैरिफ लगाने जा रहे हैं उससे कैसे मुक्ति पाई जाए। हालांकि अभी ट्रंप ने कहा है कि वो 1 अप्रैल से टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि अप्रैल फूल ना मान लें लोग, इसलिए वो 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने जा रहा है। भारत अभी शुरुआत में अमेरिका के आगे झुक गया है। उसने 66 अरब डॉलर के निर्यात को बचाने के लिए 23 अरब डॉलर का जो सामान अमेरिका से आता है उस पर टैरिफ कम करने पर अभी बातचीत चल रही है, या बिल्कुल हटाने पर भी बात चल रही है। भारत का सिर्फ यही मकसद है, जो 66 अरब डॉलर का निर्यात होता है उसे किस तरह से बचा जाए। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें यह है कि अमेरिका जो भारत से व्यापार कर रहा है उसमें उसको हर साल 45 अरब डॉलर से ज़्यादा का घाटा हो रहा है, और इसी कारण ट्रंप 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। लेकिन अब यहाँ नया मोड़ घटना में ये है कि चीन और भारत के जो संबंध हैं वो काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। दोनों देश अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, और यदि ऐसा हुआ तो फिर ट्रंप भी घुटनों के बल आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बाद चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत बहुत उभरती हुई व्यवस्था है। 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था इंडिया की बन चुकी है, और एक विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर है भारत। तो पूरा टैरिफ का गणित समझेंगे, भारत और चीन की दोस्ती बढ़ी तो उसका क्या गणित होगा उसको समझेंगे। और पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। वीडियो को आखिर तक सुनना, मजा आएगा और आपको पूरा पता चल जाएगा इस टैरिफ के बारे में, भारत चीन के दोस्ती के बारे में, तीनों देशों के व्यापार के बारे में। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक टैक्स को कहते हैं जी। जब कोई देश किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर यानी इंपोर्टेड चीजों पर टैक्स लगाता है तो उसको टैरिफ कहा जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका दूसरे देशों से सामान ज़्यादा मंगवाता है, लेकिन पूंजीवादी देश होने के नाते जो सामान भेजता है वो कम भेज पाता है, क्योंकि दूसरे देशों ने ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं जी। और अब जब अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो विजयी हुए उन्होंने अपनी इलेक्शन रैलीज में कुछ मुद्दे उठाए जी। एक मुद्दा ये था कि मैं अमेरिकन्स को जॉब्स अवेलेबल करवाऊंगा, अमेरिकन इकोनॉमी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। उन्होंने एक नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जी, मागा कि हम अमेरिका को दोबारा महान बनाऊंगा जी। अब अमेरिका दोबारा महान कब बनेगा? जब वो लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा जी। अब यदि वो सामान दूसरे देशों से मंगवाता रहेगा तो नेचुरल है कि वो सामान वहाँ पर कभी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए कि जो विदेशी माल अमेरिका में आता है, जो वो इंपोर्ट करता है, वो सामान विदेशों से ना आकर अमेरिका में बनना शुरू हो जाए, वहीं फैक्ट्रियाँ लग जाएं, ताकि वहाँ के लोगों को, नागरिकों को रोजगार मिले। एक पक्ष तो इसका ये है। दूसरा पक्ष ये भी है कि अमेरिका का बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड बैलेंस जो है वो एडवर्स है। अमेरिका ये चाहता है कि ये स्थिति चेंज होनी चाहिए कि भाई जितना मैं इंपोर्ट करता हूं उतना मेरे यहाँ से भी सामान जाए। अब उसके यहाँ से सामान कब जाएगा? जब उसकी वस्तुओं की कीमतें दूसरे देश में सस्ती होंगी जी, तब जाएगा। लेकिन दूसरे देश वालों ने क्या किया है? दूसरे देश वालों ने टैरिफ ज्यादा लगा दिया। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो जो बड़ी 5-7 इकोनॉमीज हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने में इंडिया
टैक्स लगाने में बहुत आगे, ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं जी। इंडिया की अपनी मजबूरी है कि इंडिया अपने फार्मर्स को बचाना चाहता है, अपनी छोटी इंडस्ट्रीज को बचाना चाहता है, ताकि के विदेश से जो माल आए वो इतना सस्ता ना हो कि वो इंडियन गुड्स लोग ना खरीदें। बिल्कुल। तो ये बचाने के चक्कर में ऐसा करना पड़ता है भाई, यहाँ का लोकल माल भी बिकता रहे और वो प्रोटेक्शन रहे होंगे, प्रोटेक्शन रहे। यानी सरकार की नीति तो एक हिसाब से ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो ये जो अभी ये शुरू किया है, इस क्या असर पड़ेगा इसका? इसका असर ये पड़ेगा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका चाहता है कि उसका जो व्यापार है वो संतुलन में आए, यानी जो डेफिसिट है वो खत्म हो। वो डेफिसिट का उसने ये कहा कि भाई हमारे सामान पर जो दूसरे देशों ने टैक्स लगाया हुआ है वो टैक्स या तो आप कम करो, और कम नहीं करते तो मैं रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब ये है कि जितना टैक्स आपने हमारे वस्तुओं पर लगाया हुआ है उन वस्तुओं पर हम भी उतना ही टैक्स लगाएंगे जब वो अमेरिका में आएंगे। ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या वहाँ से इंपोर्ट करते हैं? अमेरिका को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, ड्रग्स, फार्मा मेडिसिन आप कह सकते हो वो करते हैं, हम इलेक्ट्रिक मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं, और हम आप ये कहते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। और मेन इंपोर्ट वाली जो चीज़ें हैं, क्रूड पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, हम गोल्ड में है, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, 20% गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी कुछ इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम करते हैं, कोल वगैरह भी हम करते हैं, कोयला वगैरह इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन अब मोदी जी वहाँ गए हुए थे अमेरिका में, और उन्होंने ट्रम्प के साथ बातचीत में जब ये कहा कि जैसे आपने मागा कहा है, हमने मीगा उन्होंने कहा मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो क्या ये ट्रम्प के टैरिफ बढ़ाने पर, इंडिया पर जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात की है, उस हालात में क्या मोदी जी मेक इंडिया ग्रेट अगेन कर पाएंगे? नहीं, ये तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन दिखाने की बात है कि हर राष्ट्र के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए कि भाई अमेरिका वाले अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, उसी तरह इंडिया जो है, इंडिया का भी नारा है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। उन्होंने कहा कि मेगा और मीगा दोनों मिलकर काम करेंगे, और इसी दिशा में बिना अभी इंडिया पे टैरिफ जो है अप्रैल के महीने से लागू होंगे, 2 अप्रैल से। उन्होंने कहा कि मैं 1 अप्रैल से लागू नहीं कर रहा हूँ, ताकि लोग इसको ये ना समझ लें कि अप्रैल फूल बना रहे, इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल से लागू करने की बात कही है कि या तो आप हमारे ट्रेड को ठीक करने के लिए अपने टैक्सेस घटाओ, और अगर टैक्सेस नहीं घटाओगे तो आप जो है हम भी आपके ऊपर इतने टैक्स लगाए। अब इसके 2 पक्ष हैं। अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, वो इंडिया के पक्ष में भी हैं कि भाई अगर उनके दबाव में इंडिया को अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैक्स कम करना पड़ता है या टैक्स कम करते हैं तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छी बात है, चीजें सस्ती मिलेंगी, तो इंडियंस का फायदा होना चाहिए, कंज्यूमर्स का। लेकिन अब अगर वहां के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे इंडिया में आके, तो इंडियन इंडस्ट्रीज का क्या होगा? ये सबसे बड़ी बात, ये चीज है कि हमारे यहाँ चीजें हम बना ही नहीं पाएंगे अगर वो वहां से सस्ती आएंगी। अगर वहां से सस्ती आएंगी तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए ये चीजें की जाती हैं। 2 तरह की चीजें की जाती है करमपाल जी, कि किसी भी देश में जब कोई देश कुछ चीजों को अपने यहाँ नहीं बना पाता, क्योंकि हर देश हर चीज की प्रोडक्शन में एफिशिएंट नहीं हो सकता, तो उसको इंपोर्ट करनी पड़ती है, और हर देश की कोशिश ये रहती है कि वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करे, यानी उन चीजों को, जो चीजें वो आयात करता है उन चीजों को अपने देश में पैदा करे। अब इसको आयात को रोकने के 2 तरीके हैं। एक तो है टैरिफ बैरियर, कि आपने
ज्यादा टैक्स लगा दिया, चीजें महंगी हो जाएंगी, लोग उसकी कम डिमांड करेंगे। दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है कि हम किसी चीज के लिए आयात करने से पहले उसकी परमिशन जरूरी कर देते हैं कि आपको ये परमिशन लेके ही आयात करना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट परमिशन देगी तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस इसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्वांटिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि भाई आप इतनी मात्रा में आयात कर सकते हो, इतनी मात्रा में आयात नहीं कर सकते। उन सब का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य सिर्फ उत्पादक को अपने देश के उत्पादकों का संरक्षण करना होता है, उनको बचाने की एक प्रक्रिया है। अभी जो सरकार ने ये कुछ चीज़ों पर तो टैक्स घटा ही दिया है, अमेरिका के कहे बगैर ही बहुत सारी चीज़ों पर टैरिफ उसने कम कर दिया है। तो सरकार इतना दबाव में एकदम क्यों आ गई है, पहले से ही उन्होंने कम कर दिया? देखो, कुछ तो इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की। कुछ देशों के साथ हम बाइलेटरल ट्रेड करते हैं। बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारे होंगे तो दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार के टैक्सेस कम हो जाते हैं, टैक्स कम कर देते हैं, एक दूसरे को सद्भावना दिखाते हुए। अब इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर टैक्स कम किए गए हैं उन पे कम करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका कारण बताता हूँ मैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के लाखों रुपए का आता है, वो 10-15 लाख रुपए उसकी कीमत की। अब आप ये देखो कि 10-15 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदने वाले इंडिया में कितने लोग हैं? गिनती के लोग हैं। जो 15 लाख की खरीद सकता है वो 20 लाख की भी खरीद लेगा, बिल्कुल 17 लाख की भी खरीद लेगा। लेकिन वही अब उसके ऊपर जो टैरिफ है वो 120% या 150% से घटाकर सारा ही 40% कर दिया मान। अब इससे क्या होगा कि वो बहुत सस्ता हो जाएगा। बहुत सस्ता होने से क्या होगा कि हमारे यहाँ की जो बुलेट इंडस्ट्री है, एनफील्ड इंडस्ट्री है, जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, बिल्कुल, तो उनके ऊपर मार पड़ेगी, यानी उनके उत्पादन कम हो, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अब रही बात के जो ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैं इंडियन मोटरसाइकिल्स के ऊपर भी उतना ही टैरिफ लगाऊंगा जितना आप लगाते हो। मान लो हमारा एनफील्ड या हीरो होंडा मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए का आता है, एनफील्ड आपका 2 लाख का आता है। अगर वो 2 लाख उसके ऊपर टैक्स भी लगा लेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में 4 लाख रुपए का कोई खरीदने वाला होगा। वो लाइक ही नहीं करते। बिल्कुल, कुछ तो उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो लोग 4 व्हीलर्स में ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जो मोटरसाइकिल भी चलाते होंगे वो उसी के हिसाब से, क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से चलाते होंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लाइक नहीं करें। हमारे जो चीज़ें जाती है वो जेम्स एंड ज्वेलरी जाती है, हीरे जवाहरात जाते हैं, वो जाते रहेंगे। वो जिसने खरीदने हैं तो वो महंगे होंगे तो महंगे भी खरीदेंगे, बिल्कुल। तो लेकिन सबसे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो सस्ता है वो फार्मा सेक्टर है। दवाइयाँ हमारे यहाँ से सस्ती दवाइयाँ जाती हैं जी। अब होगा क्या, मान लो दवाइयों के ऊपर उतना ही टैक्स लगाता है जितना हम लगाते हैं, तो वो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी। महंगी हो जाएंगी तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल, कीमतें बढ़ जाएंगी और उनको अपने नागरिकों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उनकी इकोनॉमी पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल। उनका हेल्थ बिल्स बढ़ जाएंगे, पहले ही ज्यादा और बढ़ जाएंगे। हाँ, हमें ज्यादा दबाव में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम दबाव में आ चुके हैं। और मैं तो आपको बताऊं कि एक न्यूज़पेपर की न्यूज आइटम पढ़ रहा था। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने शायद एक स्टेटमेंट दी थी कि ये चीजें होने के बाद कि इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडियन जो इंपोर्टर्स हैं, दे शुड प्रेफर अमेरिकन फर्म्स फॉर इंपोर्ट
इन कंपैरिजन टू चाइना, कि वो चाइना से इंपोर्ट ना करें, अमेरिका से इंपोर्ट करना शुरू कर दें। यानी कहीं ना कहीं इतना दबाव क्यों? इतना दबाव है। हाँ, क्या कारण मानते हैं इस दबाव के पीछे? नहीं, कारण तो यही है कि भाई वो अपना उन्होंने दबाव बना रखे कि भाई आप हमारा ट्रेड जो प्लस सरप्लस है इंडिया का, कि ऐसे नहीं चलेगा काम। या तो क्या दबाव में आना चाहिए या फिर दूसरे बाजार ढूंढने चाहिए? नहीं, इंडिया को मेरा ये मानना है कि हम दबाव में ना आए और हम अपने नए बाजार ढूंढें। दुनिया तो बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब 98 में हमने एटॉमिक एक्सप्लोजन किया, परमाणु टेस्ट किया जी, उस वक्त अमेरिका हमारे अगेंस्ट था, नहीं चाहता था कि हम करें, क्योंकि कर तो हम 74 में भी चुके थे लेकिन 98 में नहीं। तो उस वक्त अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे जी, कि आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। रॉकेट में जो इंजन, क्रायोजेनिक इंजन बनते हैं, वो देने से इनकार कर दिया कि आपका सारा सिस्टम हम ठप कर देंगे। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत की, हमारे उद्योगपतियों ने मेहनत की, सरकार ने पूरा साथ दिया, और आज हम जो इंजन के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड थे, आज हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते, खुद बनाया और एक्सपोर्ट कर। तो हमें हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा में अवसर, कि हम नए बाजार ढूंढें। भाई जब अभी आज ही एक स्टेटमेंट आई हुई है कि चाइना और इंडिया वर्ल्ड की जीडीपी का 50% तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम जो एक वैसे ही नारे लगाते रहते हैं ना कि चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करो, ये करो, कि हमें ड्रैगन और हाथी दोनों को मिलके साथ मिलके चलना चाहिए। इंडिया को एलिफेंट इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि स्लो इकोनॉमी, हालांकि फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन उसकी स्पीड कम मानी जाती है, हाथी को सुस्त माना जाता है। इसीलिए मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो शेर बनाया है हमने, ठीक है ना, कि भाई हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो हम नए बाजार ढूंढें, दबाव में आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और आजकल ये मांग उठी है जब से ये ट्रम्प के टैरिफ के बाद, जो ब्रिक्स के देश हैं उन देशों को सबको साथ मिलके और अमेरिका का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, वो डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं जी, कि भाई ब्रिक्स के जो देश हैं वो अपनी करेंसी में एक नई करेंसी बनाकर व्यापार करना शुरू कर दे। लेकिन वो एक बार ऐसा अटकाया कि वो पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा। लेकिन चलो वो डीडॉलराइजेशन की हम बात छोड़ते हैं, लेकिन ये आपस में व्यापार इतना बढ़ाएं कि हमें अमेरिका पर निर्भरता कम हो जाए। हमारी निर्भरता कम हो जी। भाई हम पहली बात तो ये है कर्मपाल जी कि हम अपने देश में एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस प्रोड्यूस कर पाए कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के ऊपर, कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और फिर हम कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के ऊपर एक्सपोर्ट कर पाए। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट के अंदर हमारा हिस्सा ही कुछ नहीं है, सारा 2-2.5% है। बिल्कुल, उसको बढ़ाने की जरूरत है। चाइना 35% पे आज, और इसी वजह से चाइना की एग्रेशन की वजह से कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता जा रहा है, अपना हिस्सा बढ़ाता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता जा रहा है। इसके पीछे जो मेन मुद्दा है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उस वक्त अमेरिका ने कुछ पॉलिसीज बनाई और सारी पॉलिसीज दूसरे देशों को दबाने के लिए बनाई गई थी कि ऐसा करेगा तो भाई मेरा दबदबा रहेगा या पूंजीवादी देशों का दबदबा रहेगा। उनके दिमाग में कभी ये नहीं था कि चाइना टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो जाएगा कि उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज स्थिति ये है कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी के लिए चाइना के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। चाइना ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया। अब हुआ क्या, वो सारे के सारे बिजनेस एम्प्लॉयमेंट टाइम के साथ साथ अमेरिका से बाहर चले गए जी। यानी जो चीज
जिस चीज के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भरता थी वो चाइना में बनने शुरू हो गए, वो वियतनाम में बनने शुरू हो गए, वो आपके हांगकांग ताइवान में बनने शुरू हो गए। तो ये जो चीजें हैं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बढ़ती गई। अब वो उन्होंने वायदा तो कर लिया लोगों से कि भाई इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो तभी आएगी ना जब वहां पर फैक्ट्रीज आएंगी, वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी। तो उनका मेन मकसद ये है कि विदेशी कंपनियां अमेरिका में आके वहां फैक्ट्रीज लगाएं। अभी आपको बताता हूं कि अभी $500 बिलियन आईफोन ने इन्वेस्ट करने की बात कही है कि हम अमेरिका में $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं वहां पे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी उनकी? मैन्युफैक्चरिंग चाइना और इंडिया में ही, असेंबलिंग इंडिया में ही होगी। यानी वहां से फैक्ट्री बंद नहीं की उन्होंने जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर वहां पर आपने शुरू की है। बिल्कुल, आपने कहा कि जैसे किस तरह से चाइना आगे बढ़ गया है और अमेरिकी WTO की सारी बाध्यताएं जिस तरह से नीतियां बनाई थी उनको भी उसने बहुत आगे पीछे छोड़ते आगे निकल गया। चाइना और हम इंडिया पे अमेरिका में एक अलग से हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर इंडिया और चाइना साथ साथ ही लगभग आज़ाद हुए थे और कुछ समय में ही चाइना आखिर क्यों इतना आगे निकल गया, हम क्यों इतना पीछे रह गए। आज के बारे में वीडियो में हमने चर्चा की टैरिफ के ऊपर, और सर ने बताया कि इंडिया को ट्रंप के टैरिफ के दबाव में नहीं आना चाहिए और जिस तरह से बगैर कहे ही बहुत सारी चीज़ों पर टैरिफ घटा दिया है, ये सरकार की जो दबाव की नीति है इसकी बजाय सरकार को दूसरे नए बाजार ढूंढने चाहिए और अमेरिका के दबाव में यदि आएंगे तो हमारा जो घरेलू यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो औद्योगिक है, उन पर उद्योगों पर असर पड़ेगा और जो यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करम्बल। धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।